मायावती और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या कर रही हैं? क्या मायावती उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर खेल रही हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी चुपचाप समाजवादी पार्टी के निजी वोट बैंक में सेंध लगा रही है? चुनाव से पहले मायावती और उनकी पार्टी पूरी तरह चुप थी, लेकिन चुनाव जैसे जैसे अवध और पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है, मायावती की सक्रियता, उनकी पार्टी की सक्रियता, नेताओं की सक्रियता, मीडिया के साथ बातचीत, तमाम चीजें अचानक से बढ़ रही हैं। इसके क्या मायने निकाले जाएं? अमित शाह एक न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू में यह कह रहे हैं कि मायावती मुसलमान और जाटो वोटरों को अच्छी तरह से अपनी तरफ ला रही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के ध्रुवीकरण की राजनीति के पैरेलल मायावती सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के साथ चुपचाप समाजवादी पार्टी का वोट काट रही हैं? जो काम ओवैसी ने पहले 2 चरण में वो काम किया है मुसलमान वोटरों के साथ, क्या मायावती वही मुसलमान और दलित वोटरों के साथ अवध और पूर्वांचल में कर रही हैं? और जिस मुस्लिम वोट बैंक के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार वो एक तरफा वोट कर रहा है, क्या अमित शाह के बयान के बाद और मायावती के ऐसे कदमों के बाद वो बिखरने लगेगा? इन तमाम सवालों के आलोक में आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अभिवादन। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। आप कितनी ही बात कर लीजिए कि मायावती इस बार निष्क्रिय है, या फिर मायावती पुराने दिनों की नेता हो गई है, या फिर अब मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो ताकत और साख नहीं रखती हैं जो 2010 तक मायावती रखा करती थी। अगर आप 2022 के विधानसभा चुनाव की कुछ घटनाओं को करीब से देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इस बार मायावती क्या कर रही है। पहले चरण में चलिए, वहां पर एक प्रत्याशी रोते हुए यह कहता है कि बहुजन समाज पार्टी ने उससे 60 से 70 लाख रुपए ले भी लिए और टिकट भी नहीं दिया। अब एक बात बताइए कि जिस पार्टी का कोई रेलेवेंस नहीं है, उसको कोई 60 से 70 लाख 1 करोड़ रुपया एक टिकट पाने के लिए क्यों दे रहा है? एक भी रुपया नहीं देना चाहिए। और वो भी मुसलमान उम्मीदवार, जिन मुसलमान वोटरों के बारे में कहा जा रहा है कि वो एकजुट होकर के सपा को वोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब होना चाहिए था कि उस नेता को सपा के पास जाना चाहिए था, जुगाड़ लगाना चाहिए था और टिकट लेना चाहिए था। लेकिन इसका यह मतलब निकलना चाहिए कि अगर बहुजन समाज पार्टी 60-70 लाख रुपए लेने के बाद भी एक मुसलमान उम्मीदवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट से टिकट नहीं दे रही है जहां मुसलमान बाहुल्य है, इसका मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी का समीकरण दूसरा है। इसका मतलब यह होता है कि जो नेता जमीन पर काम कर रहे हैं, उनको पता है कि इस बार भी मुसलमान वोट बैंक बट रहा है। पहले दूसरे चरण में वो मायावती के साथ था, ओवैसी के साथ भी था, समाजवादी पार्टी के भी साथ था, और अब पूर्वांचल में वो दूसरे तरीके से चलेगा। पूर्वांचल के लिए अलग से कहा गया है कि मुसलमान वोट बैंक इकट्ठा होकर के सपा को वोट कर रहा है, लेकिन पूरी सच्चाई ये नहीं है। इस बार भी मायावती के हिस्से में मुसलमान वोट बड़ी संख्या में आ रहा है और मायावती अच्छा काम अपने हिसाब से, जितना उनको जरूरत है उस हिसाब से अच्छा काम कर रही है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि मायावती कर क्या रही है। तो मायावती का कल का बयान सुनिए आप। पूरे बयान में मायावती ने सिर्फ एक बार भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया, सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर कि हमें सरकार बदलनी है। बाकी उनका फोकस समाजवादी पार्टी की तरफ रहा। वो लगातार समाजवादी पार्टी की कमियों को, उस सरकार की कमियों को जो आज से 5 साल से पहले राज कर चुकी है, मतलब ये जो टेन्योर बीता है उसके पहले का टेन्योर रहा है उस सरकार का, उसकी कमियों को गिना करके अपना चुनाव लड़ रही है। इसका साफ मतलब है कि मायावती को भारतीय जनता पार्टी के वोट और सरकार से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में से वोट निकालने का। जो समाजवादी पार्टी ने बीते 5 सालों में मेहनत करके बनाया है, उसमें से मायावती कम मेहनत करके अपना हिस्सा निकालने की कोशिश कर रही है। अब अंदर अंदर मायावती और भाजपा कोई डील हुई है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह सच है कि मायावती की स्ट्रैटेजी समाजवादी पार्टी को जी भर के नुकसान पहुंचाने की है। और मायावती के साथ उनका 23 से 25% वाला वोट बैंक अभी भी खड़ा है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 29 से 30% वोट काफी होता है आदर्श स्थिति में। आदर्श इसलिए क्योंकि इसी आधार पर सरकारें बनती रही हैं। अब अगर मायावती 2 से 3% वोट भी अपना बढ़ा लेती है, तो समाजवादी पार्टी के लिए ही नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खतरा बनेंगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लीग से थोड़ी अलग है। भारतीय जनता पार्टी 40% के करीब वोटों के साथ अपनी सरकार बना चुकी है। पिछला जो सरकार चल रही है, पिछले चुनाव में वोटिंग परसेंट के हिसाब से देखें तो बहुजन समाज पार्टी 23% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थी। समाजवादी पार्टी वोटिंग परसेंटेज के मामले में तीसरे नंबर पर थी। और इसके अलावा 29% में 2012 में सरकार समाजवादी पार्टी ने बनाई थी। तो अगर मायावती 5% वोट अपना बढ़ा लेती हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि समझने समझाने के लिए कुछ बचता है कि 5 साल समाजवादी पार्टी ने जो जी तोड़ मेहनत करी है, उसके बावजूद भी 2017 की तरह ही
समाजवादी पार्टी को कम से कम वोट प्रतिशत के हिसाब से तीसरे नंबर पर रहना पड़ेगा, और अगर मायावती का 2 से 3-4% वोट बढ़ता है तो सीटें भी उनकी बढ़ेंगी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बन रही है, वो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से कम है, और अगर ऐसे समय में मायावती अपना वोटिंग परसेंटेज 2 से 3% बढ़ाती है तो एक तरीके से वो समाजवादी पार्टी के लिए खतरा है और भारतीय जनता पार्टी की राह आसान करती हुई नजर आती है। अब अगर मान लीजिए कि इस बार 60% औसत वोटिंग होगी, उसके बाद समीकरण क्या होंगे कि भारतीय जनता पार्टी 40% के आसपास अगर वोट लेकर के जाती है, जो भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है तो कुछ ऐसा ही पैटर्न रहा है। उसके बाद समीकरण क्या कुछ होंगे आप अंदाजा लगाइए। उसके अलावा भी बहुत सारे पेच हैं, अलग अलग चरण के हिसाब से, सीट के हिसाब से परसेंटेज जोड़ा जाएगा, लेकिन फिलहाल की तस्वीर यही बता रही है कि मायावती सरकार बनाने की स्थिति में भले ही ना आए, लेकिन वो समाजवादी पार्टी को भी उस स्थिति में नहीं आने देंगी कि वो सरकार बनाए। इसका साफ मतलब होता है कि ये दोनों लोग आपस में लड़ जाएंगे और भाजपा को वॉकओवर मिल चुका है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हर चरण में अपना पैंतरा बदल रही है, उस लिहाज से भी चीजों को देखा जाना चाहिए। मुसलमान और दलित वोट बैंक की बात करें तो यह मायावती का एक समय पर मजबूत वोट बैंक रहा है, और अगर इस बार मायावती उसको साधने में सफल रहती है तो उत्तर प्रदेश में सच में कुछ ऐसा रिजल्ट आ सकता है जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। और चुनाव के समय वो तमाम बातें पुरानी हो जाती हैं कि 5 साल किसने मेहनत की, जो विपक्ष में लोग रहते हैं, किसने मेहनत की, किसने नहीं किया, किसने प्रचार किया, किसने नहीं किया। सही कैंडिडेट और लास्ट मिनट जो एक तरीके से मोबिलाइज करना होता है वो मायने रखता है, प्रचार अपना मायने रखता है वोटिंग के समय पर। और अगर आप बहुजन समाज पार्टी का पैटर्न देखेंगे, पैंतरा देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ आखिरी के 24 घंटे में माहौल बनाने वाली तैयारी कर रही है, और तीसरे चरण से ही वो इस ढंग की आजमाइश कर रही है। आपको अंदाजा लगाना है कि बहुजन समाज पार्टी कितना मजबूत और कितना खतरनाक हो सकती है इस चरण में अगर 2 से 3% वोट उसके बढ़ते हैं। 2017 की लहर का अंदाजा लगाइए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा समाजवादी पार्टी के गढ़, जो तीसरा चरण माना जाता है, उसमें 70% से भी ज्यादा सीटें झटक ली थी। उसके बावजूद मायावती ने उसी वक्त में गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के गढ़ में 1 सीट भी जीती थी और 4 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, और समाजवादी पार्टी का वहां खाता तक नहीं खुला था। तो मुझे इस तमाम चीजों को देखने के बाद यही लगता है कि यह तथ्य काफी है ये बताने के लिए कि बहुजन समाज पार्टी और मायावती आज की तारीख में भी उत्तर प्रदेश में कितनी ताकतवर हैं और वो कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को पहुंचाने जा रही हैं, और चुपचाप भारतीय जनता पार्टी को इस बात का फायदा मिलेगा। अब इस चीज को अलग अलग मायनों में देखा जा सकता है। सतीश चंद्र मिश्रा का अलग बयान आता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने पीछे भी देखा है कि बसपा और भाजपा की सरकारें, मिलीजुली सरकारें 2 से 3 बार बनी है। इस बार अगर ऐसी स्थिति आती है तो इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि भाजपा प्लस बसपा सरकार बनेगी, और अगर बसपा समाजवादी पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और भाजपा अगर मजबूती से लड़ जाती है तो भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा, बसपा दूसरे नंबर पर रहेगी, समाजवादी पार्टी अपने आप खिसक करके 2017 वाली स्थिति में आ जाएगी तीसरे नंबर पर। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें मदद मिलती है उससे समझने में ये चीज कि क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आज की बड़ी खबर में इतना ही, अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। रूस यूक्रेन के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। ताजा जानकारी के अनुसार रूस द्वारा यूक्रेन की राजधानी कीव में 12 धमाके किए गए हैं, एयरपोर्ट को टारगेट करते हुए। इन सब के बीच यूक्रेन के राजदूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की गुजारिश की है। यूक्रेन के राजदूत ने कहा है कि भारत के संबंध रूस से अच्छे हैं, इसलिए पीएम मोदी से गुजारिश है कि वो रूस के साथ बातचीत करें और इस तबाही को रोक दें। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडाइमिर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस कितनी भी कोशिशें कर ले, हम उसके सामने झुकने वाले नहीं हैं, हम उस रूस के हर हमले का करारा जवाब देंगे। इन सबसे अलग भारतीय नागरिक और छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनको लेकर के तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, और भारत की जो एम्बेसी है वहां पर एक नोटिफिकेशन तो दे रही है, लेकिन बहुत मजबूती के साथ कोई ऐसी उनको जानकारी या सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है जिससे वो एक वॉर जोन में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इसके अलावा एक खबर राजस्थान से, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राजस्थान सरकार की ओर से दिए गए सभी आईफोन 13s लौटा दिए हैं। इसको लेकर के राजस्थान में सियासत काफी गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष के नेता भाजपा विधायकों सहित पार्टी के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इससे पहले भी सरकार की ओर से विधायकों को कई कीमती उपहार दिए गए हैं, लेकिन उन्हें वापस नहीं किया गया है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं होने के कारण ये मोबाइल फोन लौटाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और खबर,
कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का कहना है कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों के बाद पेट्रोल के दामों में 20 रुपए तक की वृद्धि हो सकती है। डीजल के दामों में 15 रुपए की तक की वृद्धि केंद्र सरकार करने जा रही है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से अपील की है कि पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि कर जनता पर बोझ ना डालें। केंद्र सरकार इस तरह के कदम न उठाए। यूपी सहित गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर में जो विधानसभा चुनाव हो चल रहे हैं, 10 मार्च को मतदान आएंगे, मतदान का रिजल्ट आएगा और यूपी के अंतिम चरण के मतदान 7 मार्च जब हो जाएगा, उसके बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। यह राजीव शुक्ला और कांग्रेस पार्टी का कहना है। इसके अलावा खबर बिहार से। बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर से तंबाकू से निर्मित होने वाले सभी प्रकार के गुटखा, पान मसाले के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, बिक्री और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तंबाकू से बनने वाले तमाम गुटखा मसाला, जो पान मसाला है, उन पर प्रतिबंध पूरे 1 वर्ष के लिए लगाया गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव, उसके साथ साथ राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त जो है प्रत्यय अमृत, उनके निर्देश के बाद इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने का बात कही गई है। इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। केरल हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में आने वाले किसी भी आपत्तिजनक मैसेज के लिए ग्रुप एडमिन परोक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होगा। कोर्ट ने यह फैसला एक मामले की सुनवाई के बाद कहा। दरअसल मार्च 2020 में फ्रेंड्स नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें यौन कृत्यों में शामिल बच्चों को दिखाया गया था। इस ग्रुप को भी याचिकाकर्ता ने ही बनाया था और वही एडमिन थे। याचिकाकर्ता के अलावा 2 अन्य भी एडमिन थे, जिनमें से एक आरोपी था। पहले आरोपी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा जो है 2000 की धारा 67 BA, B और D और यौन अपराध के से बच्चों के संरक्षण के अधिनियम की धारा 13, 14, 15 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बाद में एडमिन होने के नाते याचिकाकर्ता को भी आरोपी बनाया गया, क्योंकि उस ग्रुप में वो भी था। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने कहा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के पास अन्य सदस्यों का पर एकमात्र विशेषाधिकार यह है कि वह ग्रुप के किसी भी सदस्य को हटा सकता है या ऐड कर सकता है। किसी व्हाट्सएप ग्रुप का कोई सदस्य ग्रुप में क्या पोस्ट कर रहा है, इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। वो किसी ग्रुप के मैसेज को मॉडरेट या सेंसर नहीं कर सकता है। जस्टिस कौदर एडगप्था ने कहा कि आपराधिक कानून में परोक्ष दायित्व तो केवल तभी तय किया जा सकता है जब कोई कानून ऐसा निर्धारित करे, और फिलहाल आईटी एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान, ऐसा कोई कानून नहीं है। और उन्होंने कहा कि एक व्हाट्सएप एडमिन आईटी अधिनियम के तहत मध्यस्थ नहीं हो सकता है और उसके बाद उस पर आरोप भी नहीं लगाया जा सकता है और बनाया भी नहीं जा सकता है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। एक मनोवैज्ञानिक ने अपनी किताब में लिखा था कि मैं उस आदमी को बहुत पसंद करता हूं जो झगड़ते वक्त मुस्कुराता है। बड़ी अच्छी बात है, प्रैक्टिकल करने लायक बात है। जिंदगी में आप अपना करके देखिए, किसी से झगड़ा कर रहे हो उसके बाद मुस्कुराते हुए झगड़ा कीजिए। 2 संभावनाएं, या तो आप पिट जाएंगे या तो फिर उसके साथ झगड़े के बावजूद भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। ये प्रयोग आप कर सकते हैं और जिंदगी को संभवतः बेहतर बना सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।